My dear students, good morning. Myself Umesh Kumar, I am teaching you science. I have started the chapter light reflection and refraction of light. In this chapter I have already discussed reflection of light and now I have started refraction of light. Refraction of light, in refraction of light I have already explained what is refraction of light, why it occurs, this type of thing. Is it clear? Today I will teach you the law of refraction. What? Law of refraction. क्या पढ़ाएंगे आज हम? Law of refraction पढ़ाएंगे, जो कि रिफ्लेक्शन से ही मिलता जुलता है. अगर आपने रिफ्लेक्शन ढंग से नहीं समझा है तो समझ लो बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन समझना सबसे पहले जरूरी है. अगर आप रिफ्लेक्शन समझ लेते हो तो रिफ्रैक्शन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है. रिफ्लेक्शन के बाद वो बाउंस बैक हो जाता है और इसमें रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन में पास हो जाती है लेकिन वापस नहीं आती, उसी में दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है. लेकिन साथ ही साथ उसके जो ओरिजिनल पोजीशन जो है, ओरिजिनल पाथ जो है वो चेंज होकर के डेविएट हो जाता है, मतलब दूसरे पाथ को अगर कर लेता है. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या पढ़ाऊंगा बेटा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. आज का टॉपिक हुआ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या होगा? लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3. ठीक है. और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लास 10th है. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो देखो, सबसे पहले रे डायग्राम आपको मैं बना देता हूं, ये आपको ध्यान ही होगा बेटा. रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होना बहुत जरूरी है. मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड. ये आपका नॉर्मल है, ठीक है. ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन. ये चूंकि रेयर और डेंसर का एग्जांपल लिया हूं मैं, ये रेयर और डेंसर है. वैसे तो डेंसर से रेयर भी हो सकता है. तो ये एंगल ऑफ द इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है. ठीक है, क्लियर. ये नॉर्मल है. माय डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. याद है आपको? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. लाइज एट द सेम पॉइंट, नहीं प्लेन. पॉइंट नहीं लिखना है एग्जाम में, तो लिखना प्लेन लिखना है. नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन. यही चीज उसमें भी था, बस एक रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे रिफ्लेक्टेड रहता है. इसलिए मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्शन से बहुत रिलेशन है. रिफ्लेक्शन में आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लॉ सेम है, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन. रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है. ये रिफ्लेक्टेड रे ना होकर के रिफ्रैक्टेड रे होता है. क्या है? रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन. और देखो सेकंड जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि सेकंड लॉ के लिए स्पेशल नाम दिया गया. इसका नाम है स्नेल्स लॉ. क्या नाम है? स्नेल्स लॉ. फर्स्ट लॉ का नाम नहीं है. ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ को समझ जाए, इसका नाम नहीं है. स्नेल्स लॉ सिर्फ सेकंड लॉ का नाम है. इसका नाम है सेकंड लॉ. ये किस रिलेशन में है? ये एंगल के रिलेशन में. उसमें भी सेकंड लॉ एंगल के रिलेशन में था बेटा, रिफ्लेक्शन में भी, इसमें भी. ये कह रहा है कि साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस upon sine angle of the refraction is always constant. ये स्नेल्स लॉ का, स्नेल्स ने कहा कि जो एंगल है, जैसे मान लो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का साइन वैल्यू, साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने. ट्रिग्नोमेट्री में साइन आ गया होगा. ट्रिग्नोमेट्री में बेटा साइन थीटा कॉस थीटा होता है. तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस नोट कर लिया हमने कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये सेकंड लॉ कहता है कि मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का साइन वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा बेटा। ये सेकंड लॉ में, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं कि साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लो बेटा। इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the sine angle of ratio of the sine angle of the incidence, रेशियो नहीं बेटा, इक्वल नहीं होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है दोनों का रेशियो। द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस and sine angle of refraction is always constant. क्या बेटा? रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं बेटा। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या होता है? sin i अपॉन sin r इक्वल टू k। और यही k क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कई बार एंगल के हिसाब से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। sin एंगल ऑफ द इंसिडेंस दे दे और एंगल ऑफ द, मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस मान लो 45 है, और ये मान लो कितना, मान लो अगर रियल में होता तो 60 होता, कुछ भी ये 30 है ना, मान लो 30 डिग्री है। तो आपको अगर पूछ दे भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो sin 45 ले लेना और sin 60 ले लेना इस गिवन फिगर के लिए। तो sin 45 और sin 30 जो भी वैल्यू आएगा उसका, जो भी वैल्यू आएगा वो उसका अपन डिवाइड कर लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक तो ये डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल इससे ही पूछ सकता है आपको कि साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस दे दे और साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन दे दे, और फिर आपको क्या भाई आप ऐसा करो, वो निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। फिर आपको दिक्कत हो सकता है। आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड से आपने सीख लिया, ये एंगल से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, स्नेल ने दिया था, इसलिए इसका नाम स्नेल्स लॉ है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल की। इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। Refraction of light through the glass slab. Glass slab. अब ये बात तो आप में से कितने लोगों ने ग्लास स्लैब देखा है? देखा है क्या आप लोगों ने? आप सबने देखा है। एक पेपर वेट टाइप से टेबल पे रखा रहता है ना स्लैब, ग्लास का, कांच का, इस टाइप का। एक रेक्टेंगुलर शेप में ग्लास स्लैब पेपर, कई बार पेपर वेट की तरह ऑफिस वगैरह में आपने रखा हुआ देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ये रेक्टेंगुलर शेप में ग्लास स्लैब होता है जो पेपर वेट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने ऑफिस में कई बार किया जाता है। पर ये लाइट के रिफ्लेक्शन का एक प्रैक्टिकल टूल है। टूल मतलब वस्तु है, और मतलब इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से। अब देखो बेटा, इस ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन दिखाना है आपको। ये एक पी क्यू आर एस ग्लास स्लैब है, पी क्यू आर और एस। अब देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये दो बाउंड्री है, ये फर्स्ट बाउंड्री है
ठीक है, ये फर्स्ट बाउंड्री से। अब फर्स्ट बाउंड्री पे एयर है और सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास है। तो फर्स्ट बाउंड्री में देख रहे हो आप, लाइट जो है एयर टू ग्लास में आ गई, और जब इस बाउंड्री की बात करूंगा सेकंड बाउंड्री की, तो ये तो ग्लास है और ये एयर है। आप रिकॉल करो, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला मीडियम एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर। अब इसमें रिफ्रैक्शन दिखाना है आपको, ध्यान है ना, एयर क्या है, रेयर मीडियम है और ये ग्लास डेंसर मीडियम है, यानी ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब रेयर और डेंसर किसे कहते हैं बताओ, ये नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लेक्चर्स को देखो गौर से, ठीक है बेटा। अब देखो पहला केस में क्या है कि रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है। तो कोई एक पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ द, इस पॉइंट पे एक रे ऑफ लाइट फॉल होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये सीधा इससे यूं हो जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा बेंड होकर के कहां पे आ जाएगा, नॉर्मल के करीब आएगी। अब इस वाले पॉइंट पे जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो हो जाएगी एंगल ऑफ द इंसिडेंस। वो इस वाले बाउंड्री पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वही तो इंसिडेंट रे हो जाएगा। इस वाली बाउंड्री पे आने वाली रे कौन सी होगी, जो यहां के लिए फर्स्ट बाउंड्री के जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे वाली बाउंड्री के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर अगर मीडियम नहीं होता तो सीधे जाना चाहिए था, ये सीधे ना जाकर के यूं मुड़े, ठीक है। तो जो एक्चुअल रे थी ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकलती है। स्केल से बनाना आप लोग, जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। तो देखो पहले रे पे एंगल ऑफ द इंसिडेंट जो बेटा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ द इंसिडेंस, और यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ द, ये दोनों पैरेलल है, नॉर्मल है तो पैरेलल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर हो जाएगा और ये वाला एंगल आई हो जाएगा। कैसे समझा रहा हूं मैं, देखो समझो गौर से। पहली वाली बाउंड्री पे एयर टू ग्लास, यानी इंसिडेंट रे आई नॉर्मल के करीब आई, पहले जो भी इंसिडेंस एंगल था और जो भी रिफ्रैक्शन एंगल था। अब देखो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले बाउंड्री के लिए ये इंसिडेंट, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे तो इंसिडेंट रे हो गई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ द इंसिडेंस हो गया। अच्छा, जितना एंगल से करीब आया था उतना ही एंगल से दूर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना करीब आया था एयर टू ग्लास में, ग्लास टू एयर में उतना ही दूर चला जाएगा। तो जो पहले वाली रे थी, जो एक्चुअल रे है, उससे लेके पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल। तो आप देख रहे हैं दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस केस में आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे बाउंड्री के लिए हो जाता है एंगल ऑफ द इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था जो फर्स्ट बाउंड्री के लिए वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस बाउंड्री के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो आपसे पूछता है भाई कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक्चुअल रे और इमर्जेंट रे, इस रे का नाम है इमर्जेंट रे, इसका नाम क्या बेटा, इमर्जेंट रे, और इसका नाम है एक्चुअल रे। एक्चुअल रे किसे कहते हैं, जो रे इंसिडेंट हो रहा हो, जो रे सबसे पहले इंसिडेंट किया था वो एक्चुअल रे, उसको सीधा निकाला, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रियली, ये तो डॉटेड लाइन से किया साहब, ये तो निकला नहीं है, ये दिखाया जा रहा है कि अगर ये सीधा जाती जब कैसे जाती है। और ये एक्चुअल रे है जो कि रिफ्रैक्शन के बाद यहां से यहां मुड़ी, यहां से मुड़ी और यहां से इधर मुड़ी, तो ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे को। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा। तो टर्म्स क्लियर हो गए आपके। सबसे पहले ये हमारा ग्लास स्लैब है,
पहले बाउंड्री पे एयर टू ग्लास नॉर्मल के करीब, दूसरे बाउंड्री पे ग्लास टू एयर नॉर्मल के दूर, ठीक है। और जो इमर्जेंट रे है वो तुम्हारे एक्चुअल रे के पैरेलल होगी और दोनों के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। आपके एनसीईआरटी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आप पढ़ो, गौर से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि नया टॉपिक है और आपने अब तक पढ़ा नहीं है तो बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। इसका प्रैक्टिकल YouTube पे भी देख सकते हो, प्रैक्टिकल आप कैसे करते हैं इस टॉपिक का, इसका प्रैक्टिकल YouTube पे देख करके और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखो और समझो और समझने की कोशिश करो। ये आपका आज का टॉपिक था। इस तरीके से पहला चैप्टर जो है तो मतलब पहला पार्ट जो है रिफ्रैक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। कल से लेंस शुरू करना, लेंस फॉर्मेशन, लेंस में इमेज फॉर्मेशन, वो सब कॉमन है। जो रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाना आपने, वही चीजें उसमें भी है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा आज का, है ना, क्लियर। और कोई दिक्कत है तो आप बता देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, और मैसेज, ठीक है। ओके, बाय।